हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले घर के एसी के बारे में। आप लोग अपने घरों में एसी यूज़ करते हो, कई बार आपको ऐसा लगता है कि मेरा बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है या क्यों ज़्यादा आ रहा है। तो आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आप अपने एसी से कैसे जान सकते हैं कि आपके एसी का 1 घंटे में कितना यूनिट जनरेट होना चाहिए और उसके हिसाब से बिजली का बिल कितना आना चाहिए। उसके साथ में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि अगर क्या क्या चीज़ें हम ध्यान रखें, उससे क्या होगा कि हमारी जो बिजली के बिल आएंगे उससे बहुत ही फ़र्क पड़ जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, इसको लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको एसी की बिजली से रिलेटेड सारी चीज़ें, आपकी समस्याओं का आज के बाद कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। समझते हैं डिटेल से इसमें होता क्या है। होता क्या दोस्तों, हमारा जो घर का एसी होता है वो टन में होता है। और टन मतलब क्या हुआ दोस्तों कि 1 टन में होता है हमारा 3.517 किलोवाट। अब इसको इस तरीके से हम लोग समझेंगे दोस्तों कि जितनी भी हमारी एसी होती है, चाहे वो कितने भी स्टार की हो, 2 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार, उसका एक एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो भी होता है जो कि आपके एसी पे लिखा होता है। तो दोस्तों, एक सिंपल सा हम एक फार्मूला लगा लेंगे कि हमारा पावर कंजप्शन ऑफ एसी कितना हुआ, कूलिंग कैपेसिटी डिवाइडेड बाई हमारा एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो। कूलिंग कैपेसिटी अगर हम बात करें दोस्तों तो कितने टन का एसी है वो आपको मालूम है, उस टन को आप किलोवाट में चेंज कर लिए। किलोवाट में चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे कि 3.517 से गुणा कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर हमने सपोज एग्जांपल माना कि हमारे घर में जो यूज़ हो रहा है 1.5 टन का एसी है, तो 1.5 टन को पहले हम किलोवाट में चेंज करेंगे। तो किलोवाट में जो उसकी वैल्यू आ जाएगी 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 3.517 डिवाइडेड बाई दोस्तों हमारा जो होता है एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो, जो कि आपके एसी पे लिखा होता है, किसी भी स्टार का है उसमें लिखा होता है, उसको डिवाइड कर देंगे। मान लीजिए 3 स्टार का रेटियो एसी हमारा, तो उसका एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो मान लीजिए 2.7 है। तो उसकी क्या वैल्यू हुई दोस्तों, 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 3.517 डिवाइडेड बाई 2.7 इक्वल टू 1.954 किलोवाट। यानी क्या हुआ दोस्तों, फार्मूला इसका क्या हुआ, सिंपल सा फार्मूला क्या हुआ कि पावर कंजप्शन ऑफ एसी इक्वल टू कूलिंग कैपेसिटी डिवाइडेड बाई एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो। बस आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि हमारा जो एसी होता है वो टन में होता है, तो उसे टन को किलोवाट में ज़रूर चेंज करना है। और किलोवाट में चेंज करने के लिए 1 टन इक्वल टू 3.517 किलोवाट होता है। ये आपको मालूम हो जाएगा दोस्तों। आप 1.5 टन का, 2 टन का, जितना भी लगा है उसे आप पहले चेक कर लीजिए कि 1 घंटे में कितने किलोवाट हमारा जनरेट होता है। अब होता है क्या दोस्तों, जो हमारा एसी में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसकी वजह से हमारा बिजली का खर्चा आता है, वो होता है हमारा कंप्रेशर। कंप्रेशर के चलने से ही हमारा ये डिपेंड होता है कि 1 घंटे में कितना बिजली हमारा ये एसी खाएगा। अब ये मान लीजिए हमने एक एग्जांपल ले लिया या हमने एक एवरेज ले लिया कि हमारा जो एसी अगर मान लीजिए एवरेज जो है 60% चलता है, यानी कि अगर मान लीजिए 10 घंटा चल रहा है, 8 घंटा चल रहा है, 6 घंटा चल रहा है, या जितना भी घंटा चल रहा है, उसका हमारा जो कंप्रेशर का टाइमिंग होगा 60% होगा। और 60% मतलब ये क्या होता है दोस्तों, जनरली कंप्रेशर काम क्या होता है कि हमारा एक सेट टेम्परेचर होता है। मान लीजिए हमने 24 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर सेट कर लिया। अब दोस्तों, जब तक हमारा 24 डिग्री सेंटीग्रेड पर जैसे ही पहुँचेगा हमारा एसी, वैसे ही कंप्रेशर बंद हो जाएगा और उसके बाद फिर बंद ही रहेगा जब तक कि वो हमारा टेम्परेचर डाउन नहीं हो रहा है। जैसे टेम्परेचर डाउन आएगा हमारा कंप्रेसर फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग एवरेज मान के चलते हैं कि हमारा जो कंप्रेसर होगा वो 60% चलेगा। अब हम लोग निकालते हैं यूनिट कितना होगा। तो जैसे दोस्तों हमने अपना किलोवाट निकाल लिया था जो कि हमारा 1.954 किलोवाट आया था, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.6 का, यानी कि हमने 60% लिया है कंप्रेसर का। अब दोस्तों ये आ जाएगा लगभग 1.172 किलोवाट आवर्स। यानी क्या हुआ दोस्तों, किलोवाट आवर्स का मतलब क्या हुआ कि 1 घंटे में 1000 वाट में कितनी यूनिट जनरेट हो रही है, यानी कि कितना आ गया 1.172 यूनिट। दोस्तों ये आपकी यूनिट हुई। अब आप इसको, आपका जो भी बिजली का रेट चल रहा है उससे गुणा करके आप इसको निकाल सकते हैं कि हमारा महीने का कितना खर्चा आता है। दोस्तों क्या होता है, कई बार एसी चलने से कई बार हमारे भी कई बार डाउट हो जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं हमारा मीटर बहुत ही तेज़ भाग रहा हो और या ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि बिजली का खर्चा उससे बढ़ जाता है, खासकर गर्मियों के दिनों में। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना कैलकुलेशन खुद कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल होता है। आप जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, आप इसको, आप एसी पे चीज़ें लिखी होती हैं उसको लेके चेक कर लिए। चलिए अब दोस्तों समझते हैं कि हमारा जो एसी है, हम किन किन चीज़ों का ध्यान रखें जिससे कि हमारी बिजली का बिल उसका कम आए। तो सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग ये हमेशा जो भी हमारा एसी होता है उसका एक डिफ़ॉल्ट टेम्परेचर सेट कर लेते हैं। और हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि एसी को जो है 18 डिग्री सेल्सियस की जगह ना 24 डिग्री सेंटीग्रेड रखें। दोस्तों कई बार क्या होता है कि लोग एकदम मिनिमम करके रख देते हैं 18 डिग्री सेंटीग्रेड, वो नहीं रखना चाहिए। आपको 24 डिग्री सेंटीग्रेड रखिए और आपका जो रूम का टेम्परेचर होगा वो हमेशा मेंटेन रहेगा।
उसके अलावा क्या होता है दोस्तों कि आप ना अपने कमरे को ठीक से बंद कर लीजिए। कई बार क्या होता है कि खिड़कियाँ या दरवाजे थोड़े से खुले होते हैं, उससे दोस्तों हमारा कूलिंग लॉस होता है। तो इसलिए आप इंश्योर कर लीजिए कि आपके रूम के सारे दरवाजे खिड़कियाँ सब ठीक से बंद हैं, कि थोड़ा सा भी अगर खुला रहेगा तो आपका कूलिंग उससे लॉस होगा, जिसकी वजह से आपका जो कंप्रेसर होगा वो लगातार चलता रहेगा। उसके साथ ही क्या होता है दोस्तों, आपके रूम में जितनी भी चीज़ें लगी हैं, कई बार क्या होता है जैसे लाइट्स हैं, तो लाइट्स को अगर आप एसी चला रहे हैं तो कोशिश करिए अगर यूज़ नहीं करना है तो लाइट को बंद कर दीजिए। तो क्या होता है ना दोस्तों, उससे आपकी जो है एनर्जी सेविंग हो जाती है और आपका बल्ब से निकलने वाला जो इमिशन होता है उससे हीट जनरेट होती है, उस हीट से भी हमारा कूलिंग का लॉस होता है। तो अगर आपका कोई यूज़ नहीं कर रहे हो तो आप बिजली की जितनी भी लाइटें हैं, इतने भी उपकरण हैं, उनको बंद करके रखिए। दोस्तों अपने एसी की आप सर्विसिंग टाइम से ज़रूर करा के रखिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एसी बड़े लंबे टाइम चलने के बाद भी सर्विसिंग नहीं होती है। कई बार क्या होता है कि इसकी वजह से शॉर्ट सर्किट भी हो जाता है। लोग लंबे टाइम तक यूज़ करते हैं और उसका सर्विसिंग ना होने की वजह से कई बार हीट होने से या हमारा जो वायर्स होते हैं उसके हीट होने की वजह से उसमें शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए हमेशा सर्विसिंग करा के रखिए, उससे जितने भी हमारा सिस्टम है वो ठीक चलता रहेगा। और ख़ासकर जो हमारे डक्ट्स हैं उनको भी आप क्लीन करके रखिए। हमारा जो एयर फिल्टर्स होता है आप उनको रेगुलर क्लीन करके रखिए। दोस्तों आजकल हम लोग अपने एसीओं में इन्वर्टर एसी प्रयोग करते हैं। तो इन्वर्टर एसी का मतलब ये नहीं होता है कि आप इन्वर्टर की तरह इसको करते हैं। इन्वर्टर एसी का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी पिछले टॉपिक में, कि हमारा जो कंप्रेसर होता है वो एक टेम्परेचर मेंटेन होने के बाद बंद हो जाता है, और उसके बाद जैसे ही टेम्परेचर हमारा फिर से जाता है, रूम का टेम्परेचर डाउन जाएगा, वो कंप्रेसर ऑन हो जाता है। तो होता क्या दोस्तों, ये बराबर ऑन होने से या ऑफ़ होने से हमारा एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम करता है। इसलिए क्या होता है दोस्तों, ये इन्वर्टर का ऑप्शन होता है। इन्वर्टर का ऑप्शन होने से क्या होता है कि हमारे कंप्रेसर को ऑन ऑफ नहीं होना पड़ता है। वो ऑफ़ नहीं होगा दोस्तों तो हमारा लोड पे आएगा, लेकिन ऑन ऑफ होने की वजह से जो हमारा एनर्जी का कंजप्शन है वो बच जाएगा। आप इसको इस तरीके से समझिए, अगर आप अपनी बाइक से कहीं पे जा रहे हो, अगर आपकी रेड लाइट पे आपने बाइक रोक दी है, तो अगर आप दोबारा बाइक को बंद करके दोबारा स्टार्ट करते हो, उससे फ्यूल का कंजप्शन ज़्यादा होता है कंपेयर टू अगर आपकी बाइक ऑन थी तो दोस्तों उसमें आपका कंजप्शन कम रहेगा। अगर बंद करके दोबारा ऑन कर रहे हो तो इंजन फिर से पूरा प्रोसेस करेगा और कंजप्शन ज़्यादा होगा। ऐसे ही होता है दोस्तों, हमारा इन्वर्टर एसी में भी होता है। इन्वर्टर लग जाने से क्या होता है, हमारा कंप्रेसर जो है बंद नहीं होगा, जो कि टेम्परेचर कम होने पे बंद हो जाता था, वो बंद नहीं होगा। हमारे साथ कंप्रेसर ऑन रहेगा, बट लोड पे वो तभी आएगा जब टेम्परेचर ज़रूरत पड़ेगी उसकी। तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसी लगी है, आप इसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।